नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी जापान की लोक कथाओं में से ली गई एक कहानी है। शिक्षा से भरपूर प्रेरणादायी कहानी और रोचक कहानी है। अनुभव की पूंजी। कहानी बहुत शानदार है, पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले जापान के एक प्रदेश में एक गहरी घाटी थी। इस घाटी के साथ एक बड़ी बुरी परंपरा जुड़ी हुई थी। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था तो उसके घर के लोग उसे उस घाटी में छोड़ आते थे, क्योंकि वे समझते थे कि घर के बूढ़े लोग अब किसी काम के नहीं रहे। वे बेचारे सारा जीवन मेहनत करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते थे, लेकिन जब वे अशक्त हो जाते, वे ही बच्चे जिन्हें उन्होंने गोद में खिलाया था या कंधे पर बिठाकर दूर दूर तक घुमाया था, उन्हें उस गहरी घाटी में छोड़ आते थे। वहां कुछ दिनों तक तो वे जीवन के लिए संघर्ष करते, पर शीघ्र ही वे हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाते थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग ऐसा करना चाहते थे, पर वे ऐसा करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उस समय उनके प्रदेश का शासक ऐसा चाहता था। उस शासक की दृष्टि में ऐसे बूढ़े लोग निकट्टू थे और भोजन, कपड़े, पानी की दृष्टि से राज्य पर बोझ थे। इसलिए वह समझता था कि अब इनका मर जाना ही उचित है। उन्हीं दिनों ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए शासक की ओर से आदेश आया कि उसे उस मौत की घाटी में छोड़ आना चाहिए। उस बुजुर्ग का लड़का ये नहीं चाहता था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे मजबूर था। सो वह एक दिन अपने पिता को पीठ पर बिठाकर मौत की घाटी की ओर ले जाने लगा। ये मौत की घाटी एक बहुत ही दुर्गम प्रदेश में थी, जहाँ का रास्ता भी लोग भली भांति नहीं जानते थे। और तो और कई बार ऐसा भी हुआ था कि जो व्यक्ति उन बूढ़ों को छोड़ने जाते थे, वे भी रास्ता भूलकर जंगल में भटक कर मारे जाते थे। तो वह युवक अपने पिता को पीठ पर बिठाकर दुर्गम प्रदेश की ओर बढ़ा चला जा रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे से कुछ गिरने की आवाजें आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन उसने जब एक बार फिर वह आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पीछे छोड़े गए रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ की हरी हरी टहनियां पड़ी हुई है। वह सोचने लगा कि यह टहनियां कौन गिरा रहा है। तब उसे लगा कि ये टहनियां कहीं उसी के पिता तो नहीं गिरा रहे हैं। उसने आगे चलते चलते पिता से पूछा, पिताजी, क्या ये टहनियां आपने गिराई हैं? पिता ने उत्तर दिया, हाँ बेटे, मैं ही पीठ पर बैठे हुए ये टहनियां तोड़कर गिरा रहा हूं, ताकि आप इन टहनियों के सहारे रास्ता खोजकर घर वापस आ सके। बेटे ने कहा। पिता एकदम बोले, नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत सोचो। मैं तो ये टहनियां इसलिए गिरा रहा हूं कि मौत की घाटी से लौटते हुए कहीं तुम अपना ही रास्ता न भूल जाओ। मैंने अपनी जवानी में ऐसी कई घटनाएं सुनी है कि मौत की घाटी में अपने माता पिता को छोड़ने के बाद उनकी संतानें ही वापस घर नहीं पहुंच सकी। इसलिए मैं तुम्हारे लौटने के लिए ये निशानियां छोड़ रहा हूं, ताकि तुम सकुशल घर पहुंच सको। पिता की ये बात सुनकर पुत्र रोने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा कि मैं कैसा अभागा पुत्र हूं, जो अपने पिता को मौत की घाटी में धकेल रहा हूं, और एक मेरे दयालु पिता हैं जो मुझे सकुशल घर पहुंचाने के लिए चिंतित है। उसने तभी निर्णय कर लिया, भले ही मुझे राजा की आज्ञा की अवहेलना करनी पड़े, मैं अपने पिता को ऐसे जीते जी नहीं मार सकता। और ऐसा निर्णय करके वह पिता को लेकर वापस घर आ गया तथा उन्हें घर के तहखाने में छिपा दिया। धीरे धीरे अनेक दिन बीत गए। पुत्र चुपचाप अपने पिता का ध्यान रखता था। चूंकि गांव के लोगों ने उसे पिता को लेकर मौत की घाटी की ओर जाते हुए देखा था, इसलिए किसी को भी इस बात का पता न चल सका। धीरे धीरे उस राजा के अत्याचार बढ़ने लगे। उसे अपने
प्रजाजनों को सताने में बड़ा मजा आता था। ये कभी कभी उन लोगों को राज दरबार में बुलाता था और ऐसे ऐसे काम देता था जिन्हें पूरा करना बड़ा कठिन और कभी असंभव भी होता था। जब वे उन कामों को पूरा नहीं कर पाते थे तो वह सबको सजा देता या उनकी खिल्ली उड़ाकर उनका अपमान करता था। बेचारे गरीब किसान लोग उसकी सनक का शिकार होते रहते थे। ऐसे ही एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा कि कल सब लोग राज दरबार में राख से बनी रस्सी लेकर आए। बेचारे किसान बड़े संकट में पड़ गए। भला भस्म या राख से रस्सी कैसे बनाई जा सकती है? सभी किसान डरते डरते परेशान होकर अपने अपने घर लौट गए। शाम को जब ये युवा किसान तहखाने में अपने पिता को खाना देने गया तो पिता से उसकी परेशानी छिपी न रह सकी। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? तब लड़के ने बताया कि किस तरह आज राजा ने सबको राज दरबार में बुलाकर राख से बनी रस्सी लाने को कहा है। भला राख से भी कहीं रस्सी बनाई जा सकती है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम परेशान हो रहे हो? राख या भस्म से रस्सी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रस्सी की भस्म तो बनाई जा सकती है। लड़का उनकी बात को नहीं समझ सका। तब पिता ने कहा, एक बहुत कसी हुई रस्सी बनाओ, फिर उसे एक छोटे से बर्तन में गोल गोल लपेट कर रख दो। इसके बाद उसे आग लगाकर जला दो। तुम देखोगे कि सारी रस्सी जल गई है और वह जली हुई रस्सी भस्म के रूप में वैसी ही पड़ी है। इसी कारण तो ये मुहावरा बना है कि रस्सी जल गई पर ऐंठ अभी बाकी है। तब उस बर्तन को बिना हिलाए डुलाए तुम राजा को दे देना। इस तरह राजा को भस्म से बनी रस्सी मिल जाएगी। बेटा पिता द्वारा बताए हुए उपाय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रात को ही एक रस्सी बनाई और बर्तन में रखकर आग लगाकर सो गया। तब वह सुबह सोकर उठा तो भस्म से बनी रस्सी तैयार थी। वह प्रसन्न होकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। उसके अलावा कोई भी रस्सी बनाकर नहीं ला सका था। राजा ने सबकी खिल्ली उड़ाई। तब उस युवक ने राजा के सामने वह बर्तन रख दिया और कहा, महाराज, भस्म से बनी रस्सी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। राजा को बड़ा कौतुक हुआ। उसने बर्तन पर ढका कपड़ा उठाया तो सचमुच वहां राख से बनी रस्सी गोल गोल पिंडली के रूप में रखी थी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युवक को उचित पुरस्कार देकर विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर राजा को अपने किसानों को परेशान करने की उमंग उठी। उसने सबको अपने दरबार में बुलाया और एक एक शंख देकर बोला, कल सुबह सब लोग इस शंख में एक धागा पिरोकर लाएं। बेचारे किसान मन ही मन सोचते हुए कि ये कैसे संभव है, अपने अपने घर लौट गए। वह युवक भी घर लौटा। शाम को जब वह अपने पिता को खाना देने तहखाने में गया तो पिता समझ गए कि आज फिर बेटा परेशान है। जरूर बेवकूफ राजा ने कोई अंट शंट काम करने को कहा होगा। पिता ने पूछा, क्या बात है, राजा ने फिर कोई काम बताया है? हाँ पिताजी, उसने हमें एक शंख देकर कहा है कि उसमें धागा पिरोकर लाएं। भला शंख में भी कहीं धागा पिरोया जा सकता है? पुत्र ने कहा। पिता हंसने लगे और फिर बोले, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। जरा बुद्धि और धैर्य से सोचोगे तो सब बिगड़े काम बन जाएंगे। लाओ, मुझे वह शंख लाकर दिखाओ। पुत्र शीघ्र ही उस शंख को ले आया। पिता ने उस शंख में फूंक मारी तो वह बजने लगा। पिता समझ गए कि शंख का छेद खुला हुआ है। तब उन्होंने बेटे को समझाया कि क्या करना है। बेटा प्रसन्न होकर शहद, एक बहुत पतला धागा और एक बर्तन में चीनी लेकर आ गया। तब उसके पिता ने कहा, देखो, चीनी के बर्तन में कोई चींटी तो नहीं है? लड़के ने देखा, वहां एक नहीं कई चींटियां थी। पिता ने कहा, सबसे पहले धागे के किनारे पर शहद लगाकर उस पर चींटी को ऐसे बिठा दो कि वह उससे चिपक जाए। तब उस धागे को उठा लो जिससे चींटी चिपकी है। चींटी को धीरे धीरे शंख के खुले वाले
भाग के अंदर की ओर रख दो। अब शंख को छेद की ओर से चीनी के बर्तन पर इस तरह रख दो कि छेद खुला भी रहे और चींटी पर भी रहे। अब चींटी चीनी की तलाश में धीरे धीरे शंख में घूमती हुई धागे के साथ बाहर निकल आएगी। बस इस तरह शंख में धागा पुर जाएगा और तुम उसे राजा को दे देना। लड़के ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद सचमुच ही वह चींटी धागे सहित बाहर निकल आई। लड़के ने बाकी के धागे को थोड़ा सा और खींच लिया। ये काम करके वह निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन लड़के ने शंख को एक डिब्बे में रखा और राजा के दरबार में गया। वहां सब लोग उससे पहले ही आ चुके थे और सभी अपने अपने शंख राजा को लौटाकर सिर झुकाकर खड़े थे। राजा सबका मजाक बनाकर हो करके हंस रहा था। जब राजा ने लड़के को देखा तो उससे पूछा कि क्या वह शंख में धागा पिरोकर लाया है। राजा की आशा के विपरीत लड़के ने कहा, हाँ महाराज, मैं किसी तरह यह काम पूरा करके लाया हूं। कृपा करके डिब्बा खोल कर देखें। ऐसा कहकर उसने डिब्बा राजा के सामने रख दिया। राजा ने डिब्बा खोला। वहां सचमुच ही शंख में से धागा निकला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। राजा की आंखों में अजीब सा भाव था। वह प्रसन्न भी था तो कहीं कहीं संशय में कि ये लड़का इतने कठिन काम कैसे कर लेता है। उसने कुछ कहा नहीं और लड़के को पुरस्कार भी दिया। पर राजा के मन में एक बात आ रही थी कि इस बार इस लड़के की विशेष परीक्षा लेनी चाहिए। जहां राजा बैठता था उसके आगे एक सुंदर फंवारा चल रहा था। उस फंवारे का पानी नीचे बने हौद में इकट्ठा होता रहता था। राजा ने राज दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों को अपने हाथ में पहना हुआ सोने का कड़ा उतार कर दिखाया और उस लड़के से कहा, मैं इस सोने के कड़े को इस हौज में डालता हूं। जो ये डूब जाता है, तुम्हें इस कड़े को पानी में डूबने से बचाना है, यानी पानी पर तैराना है। मैं ये सोने का कड़ा तथा अन्य बहुत से पुरस्कार तुम्हें दूंगा यदि तुम इसे पानी पर तैराकर दिखा दोगे, अन्यथा तुम्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। लड़का ये सुनकर सख्ते में आ गया। घबरा कर बोला, महाराज, मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक का समय मैं तुम्हें देता हूं। बाद में उसने सभी लोगों से कहा, कल सुबह हमारे सामने ये लड़का हमारे सोने के कड़े को पानी पर तैराएगा, इसलिए आप सभी यहाँ अवश्य आए। इसके बाद सभी घर लौटने लगे। कई किसान जो उस लड़के से ईर्ष्या करने लगे थे, वे बड़े प्रसन्न थे कि कल इस लड़के को अवश्य ही सजा मिलेगी। वहीं कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्हें लड़के से सहानुभूति थी और वे उसकी सफलता की कामना कर रहे थे। उदास मन लड़का घर लौट आया। आज वह इतना दुखी था कि पिता को खाना देने का ध्यान भी न रहा। तब पिता ने खाने के लिए विशेष संकेत किया तो उसे याद आया और वह खाना लेकर पिता के पास गया। पिता ने उससे राज दरबार के बारे में पूछा। तब लड़के ने बताया कि धागा पिरोए शंख को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसे पुरस्कार भी दिया है, लेकिन उन्होंने कल मेरी परीक्षा लेने के लिए एक बहुत मुश्किल काम बताया है। अब तो वे मुझे अवश्य ही सजा देने में सफल हो जाएंगे। पिता ने कहा, भले आदमी, ये तो बताओ कि उन्होंने क्या कहा है। तुम तो पहले से ही हार मानकर बैठ गए हो। तब लड़के ने पिता को सारी बात बता दी। पिता ये सुनकर बहुत हंसे। बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा है और भूख प्यास उड़ा ली है। जाओ, पहले खाना खाओ, फिर मेरे पास आना। लड़का पिता की बात सुनकर कुछ आश्वस्त हुआ और खाना पीना समाप्त करके वापस आकर पिता के सामने बैठ गया। पिता ने उससे पूछा, तुमने कभी लकड़ी की नाव को बनते देखा है? लड़का बोला, हाँ हाँ, अनेक बार। अपने गांव के मछुआरे बहुत बार नाव बनाते हैं तो मैंने उन्हें देखा है। तब पिता ने पूछा, नाव किससे बनती है? लड़का हंसकर बोला, पिताजी, आप भी मुझसे मजाक करते हैं। नाव लकड़ी से बनती है और किससे बनेगी? पिताजी बोले, लकड़ी से बनती है, ये तो ठीक है, लेकिन लकड़ी आपस में जुड़ती कैसे है? लड़का अब कुछ कुछ समझने लगा। पिताजी, लकड़ी को तो लोहे की बड़ी बड़ी कीलों से जोड़ा जाता है। अरे बुद्धू, लकड़ी के साथ जुड़कर लोहा भी तैरता रहता है ना। अब कुछ समझ में आया या नहीं? पिता ने लड़के के सिर पर थपकी लगाते हुए कहा,
लड़का एकदम प्रसन्न हो गया और नाचने लगा। तब पिताजी ने कहा, अब अनुमान लगाकर अपने हाथ जितनी मोटी और 6 इंच लंबी एक हल्की सी लकड़ी मेरे पास लेकर आओ, और हाँ, मेरे औजारों का बक्सा भी लेकर आना। लड़का कुछ ही देर में पिता के पास सारा सामान लेकर आ गया। तब पिता ने लकड़ी को काटकर और छीलकर एकदम चिकना और गोल कर दिया। फिर उसके बीचों बीच एक छोटी सी नाली बना दी जहां सोने का कड़ा अटक सके। फिर पिता ने समझाया कि इस लकड़ी के बीचों बीच की नाली में कड़ा फंसाकर इसे पानी में छोड़ देना। लकड़ी के साथ कड़ा भी पानी में तैरता रहेगा, तब तुम्हारा राजा भी प्रसन्न हो जाएगा। लड़के की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। वह बोला, पिताजी, एक दिन मैं आपको मौत की घाटी में धकेलने जा रहा था। यदि तब मैंने ऐसा कर दिया होता तो आज मेरे प्राण कौन बचाता। पिता ने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और समझाया, बेटे, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। ये तो राजा की गलती है जो बूढ़े लोगों को बेकार समझता है। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। इसके बाद पुत्र निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन राज दरबार पूरी तरह खचाखच भरा था। सभी लड़के के आने की उत्सुकता के से प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सबने देखा वह लड़का राज दरबार में चला आ रहा है और कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज उसके हाथ में है। राजा ने ताली बजाई तो सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उस लड़के से अपने सिंहासन के पास आने के लिए कहा। लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ उठकर राज सिंहासन तक गया और आदर के साथ एक और खड़ा हो गया। तब राजा ने अपने हाथ से सोने का कड़ा उतारा और लड़के की ओर बढ़ाते हुए कहा, अब तुम इस कड़े को पानी पर तैरते हुए दिखाओ। यदि कड़ा नहीं डूबा तो तुम्हें मैं अपने राज दरबार में उच्च पद दूंगा, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। लड़के ने बड़े आदर के साथ झुककर वह कड़ा राजा के हाथ में से ले लिया और हौज के पास नीचे बैठ गया। तब उसने थोड़ा सा कपड़ा उठाकर वह कड़ा लकड़ी पर चढ़ाकर उस पर बनी नाली पर टिका दिया। फिर किसी जादूगर की तरह उसने कपड़े को धीरे धीरे हटाया और लकड़ी के उस गोल टुकड़े को पानी पर धीरे से छोड़ दिया। लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरने लगा और उसके साथ लगा कड़ा भी। राजा ये देखकर चमत्कृत हो गया। उसने लड़के की प्रशंसा में उठकर ताली बजाई तो पूरा राज दरबार भी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लड़के ने अत्यंत आदर से अपना सिर झुकाकर राजा को धन्यवाद कहा। अब राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, ये सभी काम तुमने स्वयं किए हैं या किसी की सहायता से किए हैं? तब लड़के ने कहा, महाराज, यदि आप क्षमादान देने की कृपा करें तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता सकता हूं। राजा तो उससे पहले ही प्रसन्न हो चुका था, इसलिए उसने उसे आश्वस्त किया कि वह चिंता न करे और सच सच बताएं। तब उस युवक ने मौत की घाटी में पिता को छोड़ने जाने से लेकर कल रात तक की सारी बातें बता दी। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपने मंत्री से कहा कि ऐसे विद्वान व्यक्ति को तत्काल राज दरबार में सम्मान सहित बुलाया जाए। लड़के के साथ गए राजा के लोग शीघ्र ही उस लड़के के पिता को राज दरबार में ले आए। राजा ने स्वयं उठकर उसका स्वागत करते हुए उसकी योग्यता की प्रशंसा की। तब वह वृद्ध व्यक्ति बोला, राजन, जीवन में अनुभवों से सीखा ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। किताबों या शास्त्रों से पढ़ा ज्ञान जानकारी मात्र होता है। जब तक वह जानकारी अनुभव की आंच पर तप नहीं जाती, तब तक वह खरे सोने जैसी नहीं होती है। इसलिए जीवन में बूढ़े लोगों के अनुभवों का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। मैं तो कहूंगा कि बूढ़े व्यक्ति भी राष्ट्र की महान पूंजी के समान है। हम सबको उनके अनुभवों को जानकर, समझकर, उनमें और आधुनिक जानकारी मिलाकर उस अनुभव युक्त ज्ञान से एक नूतन संसार रचना चाहिए। इससे राष्ट्र का कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर वह वृद्ध चुप हो गया। राजा इन सब बातों को सुनकर मन ही मन अपराधी महसूस कर रहा था, क्योंकि
उसी की आज्ञा का पालन करने के लिए लोगों को अपने बूढ़े माता पिताओं को मौत की घाटी में डालना पड़ता था। उसने तत्काल अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैं आज सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करता हूं। आज के बाद से कोई भी परिवार अपने बुजुर्गों को मौत की घाटी में छोड़ने नहीं जाएगा। ये अमानवीय प्रथा आज से ही बंद की जाती है। साथ ही साथ मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वे भूलकर भी अपने बूढ़े माता पिता या किसी अन्य वृद्ध का अपमान न करें तथा सदैव उनका सम्मान करें व उनका पूरा ध्यान रखें। तब से आज तक जापान में वृद्ध अपने परिवार के सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति होते हैं और उनके परिजन उनकी सेवा करके प्रसन्न होते हैं। वे उनके लिए बोझ नहीं वरन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये थी जापान की लोक कथा अनुभव की पूंजी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।